पिछली क्लास में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है। हमने ये भी समझा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को टेस्ट कैसे करते हैं। मींस अगर आपके पास शेड्यूल गिवन है तो आप टेस्ट कैसे करोगे कि ये जो शेड्यूल है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के। तो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को टेस्ट कैसे किया जाता है अगर आपके पास कोई शेड्यूल गिवन है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपको क्या करना होता है। जो भी आपका शेड्यूल गिवन है, जैसे यहाँ F1 शेड्यूल गिवन है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास कितने ट्रांजेक्शन है, T1 और T2 ट्रांजेक्शन है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका आपको नोड बनाना होता है, ठीक है। या हर ट्रांजेक्शन का आप क्या बनाते हो, वर्टेक्स बनाते हो, ठीक है। चेकिंग कहां से करना होता है, सबसे पहले देखोगे कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, किस ट्रांजेक्शन का ऑपरेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, या किस ट्रांजेक्शन का इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां से स्टार्ट करोगे और चेकिंग ऊपर से नीचे की ओर करना होता है। दूसरा, सेम ब्लॉक में चेक नहीं करते हैं। सेम ब्लॉक मतलब अगर मैं T1 को चेक कर रहा हूं तो T1 को T1 से चेक करने की जरूरत नहीं है, T2 को चेक करेंगे और उसके आपको कहां चेक करना होगा, नीचे की ओर चेक करना होगा, ठीक है। मल्टीपल एजेस बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर एक बार एक एज आ गया और फिर से अगर वो एज सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो दोबारा उसको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर साइकिल बन रहा है या आपका जो प्रेसिडेंस ग्राफ आया उसमें अगर लूप है, एक भी लूप है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्रेसिडेंस ग्राफ है बता रहा है कि आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। मतलब लूप नहीं बनना चाहिए। अगर एक भी साइकिल बन गया, अब साइकिल किसे बोलते हैं, किसी भी नोड से हम स्टार्ट करें या किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करने के बाद हम अगर वहीं पहुंच जाते हैं तो साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक है तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। और अगर ए साइक्लिक है, लूप नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और उसका कोई ना कोई इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। तो अगर इसको आपको डिटेल में समझना हो तो आप मेरे इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में आप जाके पूरे डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल से चालू करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो क्या होगा, आपके पास शेड्यूल गिवन होगा, ये ट्रांजेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, जैसे यहाँ T1 और T2 ट्रांजेक्शंस है, और आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए कि ये जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। मींस आपको चेक करना होगा कि जो शेड्यूल गिवन है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो उसका इक्विवेलेंट आपको सीरियल शेड्यूल भी बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप देखो तो यहां पास मेरे पास सबसे पहले दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। तो मैंने समझा पहले कि मुझे क्या करना होता है, हर ट्रांजेक्शन का नोड बनाना होता है या हर ट्रांजेक्शन का वर्टेक्स बना देते हैं। फिर ऊपर से नीचे हम क्या चेक करते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन तो नहीं मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे रीड और राइट, राइट रीड और राइट राइट। मतलब कम से कम एक राइट तो होना ही चाहिए, तो क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कहलाएगा। लेकिन ये जो रीड राइट है या राइट रीड है या राइट राइट है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही डेटा पे होना चाहिए। मींस अगर रीड ऑफ एक्स है और दूसरे ट्रांजेक्शन का राइट एक्स है तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है। अगर ये रीड एक्स है और ये राइट ऑफ वाई है तो बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। दूसरी बात, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है ये पक्का है कि अलग अलग ट्रांजेक्शंस को बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए, इस सारे रूल्स हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो हम तरीका यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ के थ्रू। तो हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास दो ट्रांजेक्शन है, तो आप कितने नोड या वर्टेक्स बनाओगे, दो। तो आपने बना दिया T1 और दूसरा हो गया आपका T2। चलो, अब देखिए आपको जो कंसंट्रेट करना है, किस पे कंसंट्रेट करना है, रीड और राइट ऑपरेशंस पे। तो इसको आप भूल जाइए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इनको आपको ध्यान नहीं देना है, इनको आपको ध्यान नहीं देना है, रीड और राइट से मतलब है। तो चलिए इनको हम हटा देते हैं यहां से, ये इनको हमें ध्यान नहीं देना, केवल ऑपरेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो रीड ए एग्जीक्यूट हो रहा है T1 का, ठीक है। तो अब मैं रीड ए का कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन चेक करूंगा, ठीक है।
मैं चेक क्या करने की कोशिश करूंगा कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो रीड ऑफ ए का कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हम किस में चेक करेंगे, T2 में चेक करेंगे, बिकॉज हम T1 का चेक कर रहे हैं, तो हमको T1 के ब्लॉक में चेक करने की जरूरत नहीं है, T2 के ब्लॉक में चेक करेंगे। जब मैं T2 के ब्लॉक में जाऊंगा तो यहाँ रीड ए है, रीड कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता है, रीड का राइट है, देखो आप रीड का राइट ऑफ ए है, तो बट ऑफ ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिल गया, रीड राइट कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो आपको जो एज बनाना पड़ेगा T1 से T2 की ओर बनाना पड़ेगा, बिकॉज T1 का आपने चेक किया तो T2 में कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिला, तो आप T1 से T2 की ओर एज बनाओगे। देन देखो ये रीड ए है, रीड बी है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, रीड ए राइट बी है, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। चलिए, तो अब रीड ए आपका हो गया कंप्लीट, रीड ए को हमने टेस्ट कर लिया। अब बात आती है इसके बाद कौन सा ऑपरेशन है, तो नेक्स्ट है रीड ऑफ ए T2 का, ठीक है। तो जब हम T2 को चेक करेंगे तो T2 से बिलो चेक करेंगे, लेकिन हम दूसरे ब्लॉक में मतलब T1 में चेक करेंगे, तो रीड का यहां राइट ए कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिला, इसका मतलब रीड से राइट की ओर कॉन्फ्लिक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, T2 से T1 की ओर एज बनाना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिल गया, ठीक है। फिर रीड का ए है और रीड का बी है, रीड वैसे भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होते, दोनों ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट है, रीड ए राइट बी एक कॉन्फ्लिक्टिंग होता अगर ये ए होता, ये तो बी है, दोनों ही आपका जो ऑब्जेक्ट है या डेटा है वो डिफरेंट है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस बचे हुए हैं, तो हम आगे के ऑपरेशंस चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। अब देखिए राइट ऑफ ए, नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन है T2 का राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए को हम किस में चेक करेंगे, T1 में, तो राइट राइट कॉन्फ्लिक्टिंग, और दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, राइट ऑफ ए और राइट ऑफ ए, तो बट ऑब्वियसली T2 से T1 की ओर बनाएंगे, तो T2 से T1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने बताया था आपको कि आपको मल्टीपल एजेस बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर डायरेक्टेड एज बना हुआ है तो आपको उसको दोबारा से उस पर रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो ये कॉन्फ्लिक्टिंग तो है, लेकिन बना हुआ है, T2 से T1 का एज बना हुआ है, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर T1 से T2 होता तो हम बनाते, वो भी T1 से T2 भी बना हुआ है, तो यहाँ वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रीड ऑफ बी, तो सॉरी राइट ऑफ ए को भी चेक कर रहा था, राइट ए कॉन्फ्लिक्टिंग है, नेक्स्ट राइट बी से चेक करूंगा तो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होगा, बिकॉज ये बी है और ये ए है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हैं। अब मैं रीड बी की बात करूंगा, रीड बी का अगर कॉन्फ्लिक्ट देखूं तो राइट ए से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट चेंज है। रीड बी का रीड बी से देखूं तो रीड रीड में कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं होता, लेकिन रीड बी और राइट बी दोनों के ऑब्जेक्ट बी भी हैं, और रीड और राइट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। लेकिन T2 से T1 बना हुआ है, तो दोबारा चेक करने की जरूरत, दोबारा एज बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। अब बात आती है राइट ए, अगला नेक्स्ट क्या है, राइट ए। मैं चाहूं तो यहां तक कंक्लूड कर सकता हूं, बिकॉज अब यही रिपीट होंगे, लेकिन हमको पूरा चेक करना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरे सीक्वेंस से बता रहा हूं। तो राइट ए को मैं जब चेक करूंगा तो मैं अपने ब्लॉक में ना चेक करके T2 के ब्लॉक में चेक करूंगा, और ऊपर से नीचे की ओर चेक करना है, जो ऑपरेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो उससे नीचे की ओर, जो ऑपरेशन का जिस ऑपरेशन का टर्म है उससे जस्ट नीचे की ओर। तो राइट ए का यहां देखो राइट बी है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है। रीड बी को चेक करो, रीड बी का राइट बी कॉन्फ्लिक्टिंग, T1 से T2 की ओर एज बना दो, पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है राइट बी, और राइट बी का राइट बी कॉन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन T1 से T2 ऑलरेडी एज बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में राइट बी आ रहा है, और राइट बी के नीचे कोई ऑपरेशन है ही नहीं, तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या बन गया, T1 टू T2, अगर आप देखो तो T1 T2 बन गया, ठीक है। अब आपको चेक कर क्या करना होता है कि कोई जो आपने प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया है, उस प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई लूप तो नहीं है, कोई साइकिल तो नहीं है। तो क्या चेक करूंगा, मैं T1 से स्टार्ट करता हूं, किसी भी नोड से चालू करके उस नोड तक पहुंच जाऊं तो क्या है, साइक्लिक है, और एक भी लूप मिल जाए इसका मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। तो अगर मैंने देखा T1 से स्टार्ट किया, T1 से T2 पे गया, T2 से T1 पे गया, अभी साइकिल बन रहा है, बिल्कुल साइकिल बन रहा है। तो इसका मतलब जो साइकिल है वो कौन कौन सा है, T1 T2 T1 T1 T2, और दूसरा साइकिल आप T2 से चालू करो, T2 T1,
ठीक है, तो T1 T2 बोलो या T2 T1 बोलो, दोनों एक ही है और ये साइकिल बन रहा है। अगर साइकिल है इसका मतलब this graph contains cycles and hence it is not serializable, or you can say it is not conflict serializable। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपके पास S1 शेड्यूल है, क्वेश्चन सेम है, ट्रांजेक्शन गिवन है T1 T2 T3, ठीक है, क्वेश्चन वही है सेम, ठीक है, जिसमें आपको क्या चेक करना है, देखना है कि आपका जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो आपको उसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल निकालना है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, यहां आपके पास 3 नोड्स हैं, तो आपने सॉरी 3 ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3, तो आपने क्या किया, 3 वर्टेक्स बना दिए T1 T2 और T3। ये आपने 3 वर्टेक्स बना। चलिए बात समझते हैं। अब बच्चे अगर आप देखो तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन का ऑपरेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है या किसको सीपीयू सबसे पहले मिल रहा है। तो यहां देखो रीड ऑपरेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, T1 का, ठीक है, तो अब मैं T1 को चेक करूंगा T2 और T3 से। तो T1 को चेक किया, रीड ऑफ एक्स है, यहाँ एक्स वाला कोई है ही नहीं। T1 को चेक किया, यहाँ एक्स वाला है लेकिन रीड रीड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी एक्स वाला कोई है ही नहीं, तो इससे कोई भी मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन है, रीड वाई। अब रीड वाई को मैं T2 और T1 से चेक करूंगा, वाई को देखूंगा रीड रीड, कोई दिक्कत नहीं है, रीड रीड से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बाकी यहाँ वाई है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रीड वाई को मैं चेक करूंगा T1 से, तो वाई यहाँ है नहीं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, कोई अभी तक कॉन्फ्लिक्शन नहीं मिला। अब रीड एक्स चेक कर रहा हूँ, इसको भी मुझे T3 के ब्लॉक को छोड़ के T1 और T2 से चेक करना है, एक्स यहाँ है नहीं तो कोई कॉन्फ्लिक्शन होगा नहीं। फिर मैं चेक करूंगा T1 में, यहाँ एक्स है तो रीड का राइट मिल गया, देखो ये रीड का राइट मिला, ये रीड ऑफ एक्स है और ये रीड ऑफ राइट ऑफ एक्स है, ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, रीड का राइट। तो बट ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, तो T3 से T1, जब मैं T3 को चेक कर रहा तो T1 पे कॉन्फ्लिक्ट मिला आपको, तो आप क्या करोगे, T3 से T1 की ओर एज आप बना दोगे। चलिए बन गया, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन चेक करते हैं। अब रीड एक्स तक मैंने चेक कर लिया है, आगे बात करते हैं। अब है रीड वाई, तो T2 को मैं चेक करूंगा T1 और T3 में, तो वाई यहां देखो, पहले वाई है क्या, यहां नहीं है, तो अगर वाई है नहीं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता। रीड वाई, यहां राइट वाई, वाई है और रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो बट ऑब्वियस है T2 का T3 की ओर एज हम बनाएंगे, तो T2 से T3 की ओर एज बनेगा, तो T2 का T3 की ओर एज बन गया। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं, रीड जेड का नंबर है, तो रीड जेड का इधर देखूं मैं तो जेड होना चाहिए, है, रीड रीड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, रीड जेड का राइट जेड कॉन्फ्लिक्ट है, तो T2 का T1 से, T2 से हम T1 की ओर एज बनाएंगे। चलिए बन गया। देन हम बात करते हैं रीड जेड का T3 से, अब जेड है ही नहीं तो कोई चेक करने की इधर जरूरत है नहीं। अब आपने इधर चेक नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे राइट वाई की, राइट वाई का T3 है, अब T3 को मुझे किसी से चेक करना है, T3 को मैं चेक करूंगा T2 से, तो T2 से राइट वाई और राइट जेड, और जस्ट हमें क्या करना होता है, ऊपर से नीचे की ओर चेक करना होता है, ठीक है, ऊपर नहीं चेक करना, नीचे की ओर चेक करना है, क्योंकि ऊपर के इंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो यहाँ राइट वाई तो है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यहाँ राइट वाई है क्या, यहाँ भी नहीं है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब राइट जेड की बात करते हैं, तो T2 का हम चेक T1 और T3 से करेंगे, T3 में कुछ है नहीं, नीचे देखो इसके कुछ भी नहीं है तो इसका चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां चेक करेंगे, तो राइट का रीड जेड ये मिल गया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, T2 से T1 की ओर डायरेक्शन T2 से T1 की ओर एज बनाऊंगा, मैंने बनाया हुआ है,
तो जब भी एज बनाया हुआ होता है मल्टीपल एज बनाने की जरूरत नहीं होती है। फिर राइट का राइट से भी कॉन्फ्लिक्शन है, राइट राइट जेड, तो T2 से T1 का एज बना हुआ है। अब रही बात इनको चेक करने की, रीड जेड, राइट एक्स और राइट जेड, तो इनको चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अब नीचे इनके कुछ भी कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्शन की बात ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस नहीं है। तो ये आपका प्रेसिडेंस ग्राफ आ गया। अब चेक करते हैं। अब अगर मैं T1 से स्टार्ट करूं और T1 में पहुंचने की कोशिश करूं तो पहुंच सकता हूं। देखो T1 से स्टार्ट करके नहीं पहुंच सकता। T3 से स्टार्ट करूं तो T3 से मैं चला T1 की ओर, और T1 से डायरेक्शन देखो इस साइड ही है, इस साइड तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये साइक्लिक है, लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। लूप नहीं फॉर्म हो रहा है बिकॉज लूप का मतलब क्या है, किसी वर्टेक्स या नोड से स्टार्ट करने के बाद हम उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाए तो लूप है। तो बट ऑब्वियस है लूप नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पक्का है इसका कम से कम एक सीरियल, कम से कम एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल जरूर होगा। अब मैंने आपको इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल भी निकालने का तरीका बताया था, कैसे देखो। आप करते क्या हो, आप देखते क्या हो कि सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, अब अगर आप यहां देखो तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर साइक्लिक नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा तभी इसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होगा, इसलिए हम इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल निकाल रहे हैं। तो अब अगर आप यहां देखो तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे यहां देखना होता है इन नोड जिसका जीरो हो, तो इन नोड किसका जीरो होगा, जिसकी तरफ कोई भी एज आ नहीं रहा हो। देखो T2 से ये दोनों एजेस जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहां से चेक करो तो T2 की ओर कोई एज आ नहीं रहा है, देखो ये इस साइड है, यहां है, तो T2 की तरफ कोई एज नहीं है, इसका मतलब T2 का जो इन नोड है वो जीरो है, T2 का इन नोड जीरो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं T2 को लिखूंगा, सबसे पहले आप लिखोगे T2 को। अब आपने T2 को लिखा और आप क्या करो, T2 को कर दो रिमूव, बिकॉज इन नोड इसका जीरो था। तो आपने जैसे ही T2 को रिमूव किया तो बट ऑब्वियसली इसके एजेस भी रिमूव कर दो, तो आपने एजेस भी रिमूव कर दी, ठीक है। अब आप देखो इन नोड किसका जीरो है, तो T3 की तरफ कोई भी आपको, T3 की तरफ कोई भी एज नहीं है, T3 से जा रहा है, तो मैंने T3 को लिखा, ठीक है, और अब मैं T3 को भी रिमूव कर दूंगा। जैसे ही आप T3 को रिमूव करोगे अब आपके पास केवल T1 बच गया, तो अब आप लास्ट में क्या लिख दोगे, T1। तो मुझे बात समझ में आ गई कि जो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल है वो क्या है, T2 देन T3 और देन T1, ये इसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होगा। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं जब ये साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका S1 T1 T2 T3। अब आपके पास गिवन है, अगर आप देखो तो तीन आपके पास ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो बट ऑब्वियस है आप क्या करोगे, तीन नोड बनाओगे T1 T2 और T3, ठीक है। अब हम इसके एजेस बनाने की कोशिश करते हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले रीड ऑफ ए है, इसका देखूंगा तो T2 से आपका कॉन्फ्लिक्ट है और T3 से भी कॉन्फ्लिक्ट है। रीड ऑफ ए राइट ऑफ ए है, राइट ऑफ ए है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है T1 से T2 की ओर हम एज बनाएंगे और T1 से T3 की ओर एक एज बनेगा। देन उसके बाद है राइट ए, तो राइट ए का राइट ए से कॉन्फ्लिक्ट T1 से भी है और T3 से भी है, तो T2 का T1 की ओर और T2 का T3 की ओर। तो T2 का अगर मैं देखूं तो T1 की ओर और T2 का T3 की ओर। वैसे ही उसके बाद राइट ए देखूंगा मैं, तो राइट का T3 से कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि यहां तो कोई है नहीं T2 में, तो T1 से T3 की ओर। अब T1 से T3 पहले से ही बना हुआ है और इस राइट को चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब देखो साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ जो साइकिल है वो क्या है आपका, ये देखो आप T1 से स्टार्ट करो, तो T1 से स्टार्ट किया मैंने, T2 पे गया और T2 से T1, तो ये आपका साइकिल है, ये आपका साइकिल बन रहा है, इसका मतलब ये साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है इट मींस it is not serializable or it is not conflict serializable because it contain cycle, because it contain cycle। और साइकिल क्या है आपका, सिंपल T1 T2 आपको साइकिल दिख रहा है,
या अगर आप देखो तो आपके पास T1 T2 साइकिल है, या बोलो तो T2 T2 T1 साइकिल है, ठीक है। उसके बाद इधर भी साइकिल बन रहा है क्या, देखो मैंने T2 से चालू किया, T3 पे नहीं, यहां साइकिल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये साइकिल आपका नहीं होगा, ये आपका साइकिल नहीं है, ठीक है। लेकिन T1 T2 और T2 T1 साइकिल आपका बन रहा है। तो एक भी साइकिल बन जाए मतलब आपका सिंपल सी बात है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, जो शेड्यूल है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, आपके पास शेड्यूल गिवन है T1 T2 T3, उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शंस गिवन है या ऑपरेशंस गिवन है, जैसे R1A, R3A, W3A, W1A, R2A, ठीक है। अब यहां देखो आपको R1 R2 से कंफ्यूज नहीं होना है। R1 मतलब सिंपल R, R2 मतलब R, ठीक है। बस अगर ये R2 बोला हुआ है इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन 2 का रीड है। बस आपको देखना है सेम डेटा पे है तो कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। जैसे अगर मैं बोलूं R1A और ये है आपका W3A, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग है, रीड राइट है, ठीक है। बस ये R1 जो है वो T1 को डिनोट करने के लिए R1 यूज हो रहा है, और W3 है वो T3 को बताने के लिए कि ट्रांजेक्शन 3 का इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए W3 बोला जा रहा है। तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आपके पास T1 T2 और T3 तीन नोड हैं, क्योंकि तो आपके तीन ट्रांजेक्शन थे, आपने तीन नोड या तीन वर्टेक्स बना दिए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है रीड का ए, आपको R1 से मतलब नहीं है, बस रीड ए बोलो, रीड ऑफ ए। अब अगर आपने रीड ऑफ ए बोला तो बट ऑब्वियसली T2 से चेक होगा, तो ये रीड ऑफ ए है, लेकिन रीड रीड कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता। अब रीड का राइट ऑफ ए T3 से चेक किया, ये देखो कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो बट ऑब्वियसली T1 से T3 की ओर हम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ड्रॉ कर दिया T1 से T3 की ओर। फिर दूसरा जो है रीड ऑफ ए, ठीक है। अब रीड का रीड T2 से चेक करेंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। रीड का राइट कॉन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है। तो T3 से T1 की ओर हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो T3 से मैंने T1 की ओर डायरेक्शन बना दी। अब यही साइक्लिक हो गया, बट ऑब्वियस है तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं पूरा चेक करके और जो हमारा कंप्लीट प्रेसिडेंस ग्राफ होगा उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं राइट ऑफ ए। तो राइट ऑफ ए और राइट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्टिंग है T3 से T1, तो T3 से T1 मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और राइट ऑफ ए रीड ऑफ ए ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो T3 से T2 की ओर ड्रॉ कर दीजिए आप एज। तो मैंने T3 से T2 की ओर एज ड्रॉ कर दिया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब यहां देखेंगे राइट ऑफ ए और इसका चेक करेंगे रीड ऑफ ए से, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो T1 से T2 की ओर आप क्या कर दोगे, एज ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इसके नीचे कोई है नहीं तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। तो ये आपका प्रेसिडेंस ग्राफ आ गया। आपको दिख रहा है T1 T3, ये साइकिल है T1 T3 या T3 T1, तो T1 T3 या T3 T1 आपका साइकिल है, इसीलिए ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो इसमें आप क्या समझ रहे हो कि आपको क्या समझ में बात आ रही है कि T1 क्या हो रहा है, T1 पहले रन होगा देन T3 का मौका मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब T3 किस पे डिपेंडेंट है, T1 पे, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहां से ये भी समझ में आ रही है कि यहाँ T3 पहले रन होगा और T1 बाद में रन होगा, इसका मतलब T1 T3 पे डिपेंडेंट है। ऐसी जब भी सिचुएशन आए मतलब पक्का है कि साइक्लिक है, ऐसा जब भी सिचुएशन आए तो आप समझ जाना कि साइक्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, तीन ट्रांजेक्शन गिवन है T1 T2 T3, शेड्यूल है S1 और उसमें कुछ ऑपरेशंस गिवन है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है आपने तीन ट्रांजेक्शन बना लिए T1, फिर आपने बनाया T2 और T3, ये आपने तीन वर्टेक्स या नोड ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहला ऑपरेशन है रीड ऑफ ए, तो रीड ऑफ ए को आप T2 से चेक करो तो ये रीड है, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। बाकी ए का कोई है ही नहीं, यहाँ भी ए का है नहीं, तो कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। अब इसकी बात करेंगे रीड ऑफ ए, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे उसको हम नीचे से ऊपर फिर चेक नहीं करते हैं, हमको ऊपर से नीचे की ओर चेक करना होता है। अब रीड ऑफ ए का यहाँ चेक करेंगे तो देखो राइट ऑफ ए मिल गया, यहाँ तो सी है, यहाँ राइट ऑफ ए मिल गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। तो T2 से T1 कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिल गया मुझे, तो मैंने बना दिया T2 से T1। चलिए अच्छी बात है।
उसके बाद बात करते हैं रीड ऑफ ए का। अब मैं चेक करूंगा यहां से, तो ये रीड बी है तो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ए भी कंप्लीट। देन बात करते हैं रीड बी, T2 से चेक कर लो तो रीड बी है, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। राइट बी कॉन्फ्लिक्टिंग, तो T3 टू T2, तो T3 से T2 की ओर बना दिया मैंने। देन बात करते हैं रीड बी का, यहाँ तो यहाँ तो सी है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ ए है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब मैं आगे चेक करूंगा राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए का यहाँ ए है नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। T3 में अब आपके पास कुछ भी इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। अब रीड सी की बात करें तो इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ राइट ऑफ सी है तो T2 से T1 की ओर बनेगा, तो मैंने बना दिया T2 से T1 की ओर। ठीक है, फिर चेक करेंगे रीड ऑफ बी को, यहाँ कुछ है ही नहीं। राइट ऑफ बी को, यहाँ कुछ है ही नहीं। और फिर यहाँ राइट सी के नीचे कुछ है नहीं तो इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये मुझे बात समझ में आ गई कि हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ है। और जो कि देखो आप, तो क्या है, मैं अगर T2 से चालू होता हूं तो यहाँ एक क्लोज हो गया, बिकॉज इसका डायरेक्शन यहाँ है, इसका डायरेक्शन इस ओर होता तो साइक्लिक होता। तो नो लूप नो साइकिल, इट मीन्स द ग्राफ इज conflict serializable और the schedule is conflict serializable. The graph is not serializable. Actually में लाइन गलत है, हमको ये बोलना चाहिए कि the schedule is conflict serializable. अगर conflict serializable है तो पक्का है इसका equivalent serial schedule possible है। serial schedule निकालने का तरीका क्या, हम इन नोड चेक करते हैं। तो चलो चेक करते हैं। तो यहां मुझे दिख रहा है जो इन नोड है या इन डिग्री जो है, इन डिग्री जो है इसका, इन डिग्री T3 का वो 0 है, क्योंकि कोई भी एज इसकी तरफ नहीं आ रहा है। T2 की तरफ देखो एक एज आ रहा है T3 से, तो यहाँ इन डिग्री क्या हो गया 1, इसका इन डिग्री क्या है, दो दो एज आ रहे हैं तो T1 का इन डिग्री हो गया 2। तो यहां तक बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब इन डिग्री भी मुझे क्लियर हो गया। तो बट ऑब्वियसली जिसका 0 है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया T3। ठीक है, और उसको डिलीट करते चलो, जिसको आप कंसीडर करते जाओगे उसको डिलीट करते चलो, तो मैंने डिलीट कर दिया। जब आप नोट डिलीट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एज को भी डिलीट कर दो, मैंने एज को भी डिलीट कर दिया। अब जैसे एज डिलीट करूंगा तो देखो T2 का जो हमारा इन डिग्री है वो अपडेट हो जाएगा। अब उसकी तरफ कोई भी नहीं आ रहा है तो इन डिग्री इसका हो गया 0, इसका इन डिग्री तो 2 ही है। तो अगला मैं क्या लिखूंगा T2, और बट ओबीएस से जब आप इसको डिलीट करोगे तो इसके एजेस भी डिलीट करोगे। अब इसका इन डिग्री क्या हो गया 0, इसका इन डिग्री भी आपका 0 हो गया T1 का। तो आपको जो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, T3 T2 T1। तो ये इसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल है। तो यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो गिवन है, आपके पास शेड्यूल गिवन है। और अब यहाँ देखो आपके पास ट्रांजेक्शन कितने हैं, T1 T2 T3 T4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन है आपके। तो आप क्या करो, आप कैसे भी, मैंने लिख दिया T1, फिर मैंने बनाया T2 और T3। आप किसी भी ऑर्डर में ऊपर नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर मैंने यहां लिख दिया T4। ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कहां से करूंगा, T4 से। ठीक है, रीड ऑफ ए। ठीक है, अब जब मैं T4 से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ रीड ऑफ ए है, तो बट ऑब्वियसली T3 में चेक करूंगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रीड रीड का कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है, बाकी ये रीड भी है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं। रीड रीड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन राइट एक कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या मिला मुझे, T4 टू T2, T4 टू T2। तो चलो आपने कॉन्फ्लिक्ट बनाया T4 टू T2। उसके बाद बात करते हैं रीड ऑफ ए। अब इसको मैं चेक करूंगा तो यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, यहाँ आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है नहीं, और यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं रीड ऑफ ए। इसको चेक करूंगा तो यहाँ राइट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ तो बी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो T3 से T2, तो मैंने बोला T3 से T2। चलिए T3 टू T2। फिर बात करते हैं अब राइट बी। तो राइट बी का यहाँ राइट बी कॉन्फ्लिक्ट है, राइट बी का रीड बी, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो T1 का T2 और T1 का T3, तो मैंने T1 का T2 और T1 का T3 बना दिया। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं राइट ऑफ ए। तो राइट ए का रीड बी कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। फिर रीड बी का चेक करेंगे तो राइट बी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और दोनों का ऑब्जेक्ट भी सेम है तो कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, पेयर कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो T3 से T2 बना रहा है, तो T3 से T2 की ओर बना दीजिए। T3 से T2 ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई बात नहीं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बन गया। अब अगर आप देखो तो ये साइक्लिक नहीं है, कहीं से भी कहीं तक साइक्लिक नहीं है। मैं T1 से स्टार्ट करूं, T3 पे गया, T2 पे आया, लेकिन T1 का डायरेक्शन जो है आपके T2 की ओर ही है। अगर यहां होता तो ये साइक्लिक हो जाता, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहां जाने के बाद यहां तक तो आ रहा हूं, इसके बाद T1 तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, बिकॉज इसका डायरेक्शन T2 की ओर ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन डिग्री निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका, अब मुझे समझ में बात आ गई कि लूप नहीं है, इसका मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। लूप नहीं है मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ये साइक्लिक है, साइकिल नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। तो पक्का है इसका कम से कम एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल तो होगा ही होगा, कम से कम एक। चलिए, इन डिग्री इसका हो गया 0, ठीक है। इसका इन डिग्री T2 का देखो, 3 एजेस आ रहे हैं, T4 से, T1 से और T3 से। तो इसका इन डिग्री हो गया आपका 1 2 3, 3 हो गया, तो इन डिग्री हो गया 3। इसका इन डिग्री आपका T3 का हो गया 1, केवल 1 ही आ रहा है तो 1। चलिए यहां तक भी बात समझ में आ गई। और T1 का इन डिग्री क्या हो गया 0। और मैं करता क्या हूं, 0 वाले इन डिग्री से स्टार्ट करता, ठीक है। तो देखो अब यहां इन डिग्री 0 वाले दो दो हैं, ठीक है, दो दो हैं। तो यहां पास आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल कहना चाहिए सीरियल इक्विवेलेंट पॉसिबल है, मल्टीपल सीरियल इक्विवेलेंट। कैसे समझते हैं, पहले मैं मान लो T1 को कंसीडर करता हूं, समझना, T1 को मैंने कंसीडर किया। अब अगर मैं T1 को कंसीडर करूं तो T1 का ये लाइन आपका क्रॉस करना पड़ेगा, ये हट जाएगा, और ये वाला लाइन भी क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ये लाइन क्रॉस करूंगा तो ये देखो इस T3 का आईडी इन डिग्री जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर T3 को कंसीडर कर सकता हूं, बिल्कुल। अब मैंने T3 को कंसीडर किया, ठीक है। अब जैसे ही T3 को हटाऊंगा तो ये लाइन भी हट जाएगा, बस ये लाइन बचेगा। तो T2 का इन डिग्री 1 हो जाएगा, लेकिन T4 0 है, तो यहाँ T4 आ जाएगा और देन T2 आ जाएगा। ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, सबसे पहले मैंने T1 को कंसीडर किया, उसके बाद मैंने T1 की लाइनें दोनों हटाई, तो T3 का इन डिग्री 0 हो गया और T4 का इन डिग्री भी 0 है। तो मैं T1 के बाद T4 लूं या T3 लूं, मेरी मर्जी। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फिर उसके बाद T3, क्योंकि उसका भी इन डिग्री 0 है, और फिर जैसे ही T3 हटा T4 भी हटा, तो T2 का भी इन डिग्री 0। तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, थर्ड पॉसिबिलिटी, कि आप T4 से चालू करो, इसका इन डिग्री भी तो 0 है, तो T4 ले लो। फिर T1 भी तो इन डिग्री 0 है तो T1 ले लो। और जब आप T4 हटाओगे तो देखना, अगर मैं T4 हटाता हूं तो ये T4 हट गया, देखो T4 जैसे ही हटा, अब क्या हुआ, इसका इन डिग्री हो गया 2, इसका इन डिग्री तो अभी भी 0 ही है, तो मैंने T1 लिख दिया है। अब जैसे ही T1 लिखा तो T1 को हटाते हैं, T1 भी हट गया, ये देखो T1 हट गया। जैसे ही T1 हटा तो बट ऑब्वियस है, इस T3 का इन डिग्री कितना हो गया 0, इसका इन डिग्री कितना हो गया 1। तो अब क्या आ जाएगा T3, क्योंकि उसका 0 हो चुका है। और जैसे ही T3 हटाओगे आपका T2 का भी इन डिग्री कितना हो जाएगा 0। तो ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो 3 आपके इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल इसके पॉसिबल है। तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होता है शेड्यूल्स के टर्म में, ठीक है, लेकिन शेड्यूल टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे आपसे बोला जाए, चेक वेदर द गिवन शेड्यूल एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। जैसे मैंने बोला S कोलन R1A R2A R1B R2B R3B W1A W2B। तो बस आपको क्या करना है बच्चे, ये जो R1 R2 गिवन है, इससे बात समझ में आ रही है कि जो R1 है वो T1 का पार्ट है, R2 जो है वो T2 ट्रांजेक्शन का पार्ट है, फिर R1 T1 का है, R2 T2 का है, R3 T3 का है, और W1 T1 का है, और W2 T2 का है। अब इसमें मुझे टोटल 3 कॉम्बिनेशन तक जा रहा है, R3 तक जा रहा है, इसका मतलब टोटल कितने ट्रांजेक्शन होंगे 3। तो मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन बना लिया T1 T2 और T3। मतलब इसको आप टेबुलर फॉर्म में पहले चेंज कर दो, और जैसे ही टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दोगे फिर आप तो बनाना इजी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी टेबल में नहीं है इसलिए दिक्कत है। अब समझना, जो पहला सीक्वेंस गिवन है
ये उसका ऑर्डरिंग है। तो ये पहली बार में एग्जीक्यूट ए हुआ है, दूसरी बार में ए एग्जीक्यूट हुआ, देन थर्ड इसका मौका है, फोर्थ इसका है, फिर फिफ्थ इसका है, सिक्स इसका है, सिक्स इसको सीपीयू मिला, देन सेवंथ नंबर पे आपका राइट बी एग्जीक्यूट हुआ है। ऐसी बात समझ में आ रही है मुझे, ठीक है। तो चलिए, जैसे पहले आपको रीड वन ए, तो पक्का है ट्रांजेक्शन वन का पार्ट है, क्योंकि वन है इसलिए हम यहाँ रीड ऑफ ए सिंपल यहां लिख देंगे। देखो ये आपका रीड ऑफ ए बन गया ऐसा। उसके बाद R2A, मतलब अब R2A एग्जीक्यूट हुआ है जो T2 का पार्ट है, बिकॉज 2 लिखा हुआ है, R2 तो 2। अब आपको यहां बस सिंपल R लिखना है, ये सिंपल R लिख दो बस, या R2 भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको देखना होगा ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। ये RA हो गया। चलिए, फिर R1B, इसका मतलब ये T1 का पार्ट है, तो इसके बाद कौन एग्जीक्यूट हुआ, रीड ऑफ बी। तो बस टेबल बनाना आपको आ गया, बस काम हो गया, रीड ऑफ बी। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, रीड टू बी, तो ये 2 का पार्ट है, तो अब इसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, रीड ऑफ बी, ठीक है। और बट ओबीएस से आपको एक साथ लगता है कि सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एक बार में एक ही को सीपीयू मिलता है। इसलिए जब रीड ऑफ बी एग्जीक्यूट हो रहा है तो देखो T2 और T3 ब्लैंक है, जब रीड ऑफ बी T2 का एग्जीक्यूट हो रहा है तो T1 और T3 ब्लैंक है। तो ऐसा ही आपको मेंटेन करके चलना है। फिर रीड 3B, तो बट ऑब्वियस से T3 एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि 3 है, R3, तो बट ऑब्वियस मुझे समझ में आ गया, मैक्सिमम 3 तक गया है, तो 3 ट्रांजेक्शंस थे और ये तीसरे का पार्ट है। तो अब मैंने लिख दिया रीड ऑफ बी। फिर उसके बाद W1A, तो ये आपका हो गया राइट ऑफ ए, ये T1 का पार्ट है क्योंकि 1 लिखा हुआ है, तो ये राइट ऑफ ए हो गया। यहां तक बात मुझे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं W2B, मतलब ये राइट ऑफ बी है और वो भी T2 का। यहां तक देखो ये बन गया आपका टेबल। जैसे ही टेबल बन गया, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसका अगर मैं प्रेसिडेंस ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास नोड होंगे T1, T2 और T3। अब देखो, सबसे पहले आर ऑफ ए, मतलब T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो रीड ए का यहाँ देखो कोई राइट वाला बी है क्या, राइट वाला ए है क्या, नहीं, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं मिल रहा है। रीड ऑफ ए का इधर राइट ए है, तो T2 से T1 बनेगा। चलिए T2 से T1 बना दिया। अब इसका यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बी है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब आगे बात करते हैं रीड बी का, यहाँ राइट बी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यहाँ तो रीड रीड है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो T1 से T2 का बनेगा, T1 से T2 की ओर एज बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इस रीड बी की बात करते हैं, यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस रीड बी की, यहाँ भी कुछ नहीं है लेकिन यहाँ राइट बी है, तो T3 से T2 का बनेगा, तो T3 से T2 का बना दिया। फिर राइट ए और ये बी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, राइट बी का तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है। तो ये आपका प्रेसिडेंस ग्राफ बन गया, ठीक है। जो दिख रहा है मुझे कि T2 से T1 और T1 से T2 साइकिल है, मतलब T1 T2 या T2 T1 साइकिल है। अगर साइकिल है तो बट ऑब्वियस है ये आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो आपको इसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल भी निकालना है। तो अब आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब इनको बनाना इजी है, अब आप समझ सकते हो और चीजों को प्रेसिडेंस ग्राफ के थ्रू सॉल्व करके देख सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल शेड्यूल्स एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स की बात करते हैं उसमें कॉन्करेंसी अलाउड है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, ठीक है। यहां कॉन्करेंसी अलाउड नहीं है, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है। यहां सीरियलाइजेबल शेड्यूल में हम क्या करते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब बातें अलग है कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि सबको लगता है कि मुझे सीपीयू मिला हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सीपीयू और थ्रूपुट जो है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज, सॉरी सीपीयू का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और थ्रूपुट इंप्रूव होगा। सीरियल शेड्यूल लीड टू लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड सीपीयू थ्रूपुट, ठीक है। सीरियल शेड्यूल्स होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस, बिकॉज कॉन्करेंट नहीं है। सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर ऑलवेज बेटर देन सीरियल शेड्यूल्स। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई।
कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है, कैसे इसको हम टेस्ट करते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो उसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।